Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our 10th lecture, which is on continuously compounded interest. In previous lectures, we have already discussed how to calculate simple interest, compound interest, importance of compound interest and simple interest. First of all, in today's lecture, we are going through some of the examples of simple interest and compound interest, and then later on we will discuss the continuous compound interest. Example 1 says a sum of money at simple interest amount to 600 in 4 years and rupees 650 in 6 years. Find the sum and rate of interest per annum. इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई सम ऑफ मनी था जिस पे सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो कितनी बनी 600 बनी इन 4 इयर्स में, और अगर उसी अमाउंट ऑफ मनी को यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को अगर हम 6 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करें तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगी वो 650 आएगी. नाउ फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. अब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस वजह से क्योंकि इक्वेशन में अगर हमें सब चीज़ें मालूम और एक चीज़ मालूम ना हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर हमें दो चीज़ें मालूम ना हो तो हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है. इसी एग्जांपल को अगर हम टाइम लाइन पे ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास टोटल ईयर्स कितने आ रहे थे 6 ईयर्स. ज़ीरो यानी कि आज की डेट पे जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें मालूम नहीं है, इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि 4 ईयर पे जाकर जो टोटल अमाउंट है यानी कि इंटरेस्ट प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट वो 600 बन जाती है, और 6 ईयर पे जाकर इंटरेस्ट प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास बन जाता है $650. इसको अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो हमें ये पता है कि अमाउंट जो है वो किससे मिलकर बनती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से. अब यहाँ पर हमें क्या, ना तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है ना ही हमें सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट पता है. सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट से, लेकिन वो भी हमें पता नहीं, हमें सिर्फ पता है अमाउंट. तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं. सिनेरियो 1 में हमें ये पता था कि 4 ईयर्स है और हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाती है 600 आ जाती है. तो हमने यहाँ पर A की जगह हमने 600 लिख लिया, प्रिंसिपल को हमने सपोज कर लिया कि ये x है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, SI इज इक्वल टू 600 माइनस x. लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू आई इंटू एन. अब P हमें नहीं पता, उसको हमने x कह दिया तो यहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी. I भी हमें नहीं पता, एज इट इज़ I ले आएंगे. n हमें पता है 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स पुट कर दिया. ऐसा ही हमने ऊपर कहा था 600 माइनस x हमने इसको पुट कर दिया. यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास I की जो वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है 600 माइनस x डिवाइडेड बाई 4x. अब यहाँ पर हमें I भी नहीं पता और हमें x भी नहीं पता, तो हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. सिनेरियो 2 हमारे पास जो था जिसमें उसने कहा कि अगर हमारे पास 6 ईयर्स हों तो हमारे पास जो प्रिंसिपल जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो हमारे पास 650 बन जाती है. तो ऊपर इस इक्वेशन में SI इज इक्वल्स टू A माइनस P में हमने A हमारे पास कितना आ गया 650 हमने पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 650 माइनस x. इक्वेशन में हमने अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स. इसमें हमने इक्वेशन में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया 650 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय आई इंटू 6. इसको अगर हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई आई इज इक्वल्स टू 650 माइनस एक्स ओवर 6x. अब इसमें भी वही केस है कि हमें ना तो आई की वैल्यू पता है ना ही हमें एक्स की वैल्यू पता है, हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन हम अगर ये देखें कि अगर i इक्वल्स टू 600 माइनस एक्स ओवर 4x है और i इक्वल टू 650 माइनस एक्स ओवर 6x है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई विच इज़ 500. इसका मतलब क्या हो गया, x हमने किसको सपोज किया था, प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई 500. और यही हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है. अब सेकेंड चीज़ इसमें हमने फाइंड आउट करनी थी आई, तो हम सिंपल इस फॉर्मूले में एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू एन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. एस आई हमारे पास 600 माइनस एक्स था, एक्स हमारे पास कितना आ गया 500. यहाँ पर हम 500 लगाएं, एक्स हमारे पास 500 इंटू आई इंटू हमने 4 किया,
और इसको अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाता है 5%। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ यू डिपॉजिट $5,000 इनटू एन अकाउंट पेइंग 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड मंथली, हाउ लॉन्ग अंटिल देर इज $8,000 इन द अकाउंट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास 5,000 है जिसको आपने एक अकाउंट में रख दिया, यानी कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, और उस इन्वेस्टमेंट में आपको कितना मिल रहा है? 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और इंटरेस्ट रेट कंपाउंड हो रहा है मंथली। और आपके पास हमारी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, यानी कि हमें अमाउंट चाहिए $8,000 कि ये 5,000 8,000 में कन्वर्ट हो जाए किस रेट पे? 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड मंथली पे। तो हमें कितने ईयर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे? हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है? A इज़ इक्वल टू P इंटू 1+I इंटू N। इस फार्मूले में जब हमने वैल्यूज़ पुट की, अमाउंट हमारे पास क्या थी? 8,000, 5,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट थी, 0.06 हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ गया, डिवाइडेड बाय M। क्योंकि कंपाउंडेड मंथली हो रहा है तो हम 12 से डिवाइड भी कर देंगे, और टाइम को या N को हम 12 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसको हम लोगों ने जब फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 1.6 इज इक्वल टू 1.005 इंटू 12t। अब हमें ये पता है, मैथ्स का रूल ये कहता है कि जब आपने पावर को ख़त्म करना होता है तो आप दोनों साइड्स पर अगर लॉग ले लें तो आप ये पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने दोनों साइड के ऊपर लॉग ले लिया, लॉग लिया तो लॉग 1.6 इज इक्वल टू लॉग इंटू 1.005 पावर 12t। 12t दूसरी साइड पर लॉग के साइड पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई और फर्दर सिंप्लीफाई किया, log 1.6 डिवाइडेड बाय log 1.005 हमारे पास आ गया 94.235। 12 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम आ गया 7.9 ईयर्स, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 8 ईयर्स चाहिए 5,000 को 8,000 में कन्वर्ट करने के लिए एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड मंथली। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी को हम फर्दर थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एट 3% एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड मंथली, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल योर मनी। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने सिंपल इंटरेस्ट रेट के साथ ये कैलकुलेशन की थी कि कितने टाइम के में अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट ऑफ मनी हो वो डबल हो जाता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास 3% इंटरेस्ट रेट है और कंपाउंडेड मंथली है तो कितने अमाउंट में हमारे पास जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। अगर आप इसको देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कुछ भी डाटा हमें नहीं दिया हुआ, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर ये सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो P की वैल्यू है वो हमारे पास 100 है, ठीक है। तो अगर हम फ्यूचर वैल्यू उसकी हम क्या कहते हैं, यानी कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू हमारे पास 200 हो जाएगी। तो हमारे पास यानी कि उसकी अमाउंट हो जाएगी। तो अमाउंट के लिए हमारे फार्मूला था A इज़ इक्वल टू P इंटू 1+I पावर N। 200 हमने कह दिया कि अमाउंट हो जाएगी, 100 हमने कहा करंट अमाउंट है, यानी कि 1 का डबल हो जाएगा 2। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 0.03 था, यहाँ पे पुट कर दिया, कंपाउंडेड मंथली था तो डिवाइडेड बाय 12 हो गया, पावर में टाइम के साथ 12 मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 1.0025 की पावर 12t आ गई। पावर को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे लॉग ले लिया, दोनों साइड पर लॉग को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास टाइम आ गया 23.1, यानी कि 23 साल लगेंगे हमारे पास कोई भी अमाउंट हो उसको डबल होने पे, अगर उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% हो और वो कंपाउंड हो रहा हो मंथली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जिस इंटरेस्ट की कंपाउंड होने की या उसको मल्टीप्लाई होने की कोई लिमिट हमारे पास ना हो। अभी तक हमने जो डिस्कस किया कंपाउंड इंटरेस्ट को, हमने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट आ ही रहा है, प्लस प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उसकी फिर हमने डिफरेंट टाइप्स देखी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअल कैलकुलेट हो सकता है, बाई एनुअल कैलकुलेट हो सकता है, क्वार्टरली कैलकुलेट हो सकता है, मंथली कैलकुलेट हो सकता है, वीकली कैलकुलेट हो सकता है और डेली कैलकुलेट हो सकता है।
लेकिन यहाँ पर हम ये बात करें कि जब हमें कोई लिमिट ही नहीं पता, कोई इंटरेस्ट रेट जो कंपाउंड हो रहा है उसकी हमें लिमिट ही नहीं पता, बल्कि वो इनफाइनाइटली जब वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो उसके लिए हम प्रीवियस फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते. Continuously compounded interest is interest that is computed on the initial principal as well as all interest on the interest earned. कि प्रिंसिपल के ऊपर तो कैलकुलेट होता ही होता है जो इनिशियल है, लेकिन उसके अलावा पिछले जितने टाइम फ्रेम में जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. The idea is that the principal will receive interest at all points in time rather than in a discrete way at certain points in time. यानी कि वो ये कहते हैं कि हर वक्त, फॉर एग्जांपल आप कहो कि हर लम्हे में, यानी कि अभी जो मैं बोल रही हूँ हर सेकंड, हर मिली सेकंड के ऊपर जो है वो कंपाउंडिंग जो है उसकी चल रही है. इससे पहले हमने डिस्क्रीट यानी कि हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि या तो डेली हो रहा होगा, या मंथली हो रहा होगा, या वीकली हो रहा होगा, या बाई एनुअली हो रहा होगा, या ईयरली कंपाउंडिंग हो रही होगी. यानी कि हमने सर्टेन पॉइंट्स बता दिए थे. लेकिन कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडिंग में हम कोई लिमिट नहीं बता रहे, हमें पता ही नहीं है कि वो पर सेकंड के ऊपर कंपाउंड हो रहा है या मिली सेकंड के ऊपर कंपाउंड हो रहा है. बस ये है कि आपकी जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई होती जा रही है और इंक्रीज़ होती जा रही है. इसमें जो इंक्रीज़ आता है वो भी एक्सपोनेंशियल आता है, यानी कि एकदम से अगर आप ये ग्राफ देखें तो इसमें ये स्पीडीली जो है वो इंक्रीज़, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर कंपाउंडेड इंटरेस्ट कॉन्टीन्यूस हो रहा है तो वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है. इसके लिए हम जो प्रीवियसली हमने एक फार्मूला देखा था इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1+i इंटू पावर n, वो वाला यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज़ ए इक्वल्स टू पी ई की पावर आर टी. ए हमारे पास वही फाइनल अमाउंट आ जाएगी, पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, ई जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2.718 है, आर हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा और टी हमारे पास टाइम्स इन द ईयर्स आ जाएगा. अब इसको हम थोड़ा सा प्रॉब्लम या हम कि एग्जांपल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. कि क्वेश्चन में है कि इफ़ $4,000 इज़ इन्वेस्टेड इन एन अकाउंट पेइंग 3% इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली, व्हाट इज़ द बैलेंस आफ्टर 7 ईयर्स. क्या हमारे पास 4,000 अमाउंट है, उसको हमने कैसे अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से हमें 3% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बट इंटरेस्ट रेट कंपाउंड हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो हमारे पास 7 साल के बाद हमारे पास कितना बैलेंस आ जाएगा. पी हमें पता है 4,000 हो गया, आर इंटरेस्ट रेट हमारे पास 3% था और 0.03, टाइम हमारे पास आ गया 7. फार्मूला हमारे पास था ए इक्वल्स टू पी इंटू ई आर टी. पी की जगह हमने 4,000 पुट कर दिया, ई की पावर हम ई कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें पता है, और आर और टी में हमने 0.03 इंटू 7 कर दिया. इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.021 आ गया. इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 1.2336 आ गया. इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4,000 के साथ तो ए हमारे पास आ गया 4934.7. यानी कि हमारे पास क्या है कि 7 साल के बाद हमारे पास 4,000 जो है वो क्या बन जाएगा, हमें रिटर्न क्या आएगा 4,934.71. कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली में हमारे पास हमें क्या फ़ायदा रहा है. अब अगर हमारे पास हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास सेम अमाउंट है और हम उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी कि हम उसे सिंपल इंटरेस्ट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर ईयरली भी हमें मिल रहा है, हमें बाई एनुअली भी मिल रहा है, हमें क्वार्टरली भी मिल रहा है, हमारे पास ये सारी ऑप्शन है. और हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली है. तो सेम इंटरेस्ट रेट पे सेम अमाउंट को हमें किस में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली में, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इंटरेस्ट का जो इंक्रीज़ है वो एक्सपोनेंशियली यानी कि ड्रास्टिक इंक्रीज़ आता है. और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे पास कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली में हमें फ़ायदा होगा कि हमारी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करती जाएगी. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास. Thank you for listening the lecture.